बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर। मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा चीन और इसका मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन में चीनी सदर से और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, जबकि चीनी सदर ने दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली गई है। नाज़रीन, 47 निकाती ये एक मुश्तरका एलामिया है जिसे जारी किया गया है। इसके अहम निकात में शामिल है कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद बढ़ेगी। इसके अलावा सी पैक के आला मेयार की तरक्की के आज़म का आदा किया गया है। इसके अलावा एलामी के मुताबिक चीनी कंपनियां कराची में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगी और अगले साल गवादर में हवाई अड्डे की तामीर को भी मुकम्मल जो करने का यकीन दहानी है करवा दी गई है। आज वज़ीर आज़म ने अपने 2 रोज़ा दौरे चीन के मुतालिक एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जो कि गुजरांवाला में एक सानिया हुआ है, उसकी वजह से इसको डिले कर दिया गया है। नाज़रीन, इसके अलावा जब वज़ीर आज़म वापस आते हैं और इस्लामाबाद में वो एक बड़ा सफरी मंसूबा मुतारिफ करवाने का ऐलान भी करते हैं और ये एक बड़ा कदम है। 13 रूट्स होंगे, 128 बसेज होंगी। ये जो 13 रूट्स के ऊपर दौड़ती हुई 128 बसेज हैं, ये इस्लामाबाद के लाखों शहरियों को जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में रहते हैं उन्हें मेट्रो बस तक पहुंचाएंगी और उनके सफ़र के लिए आसानियां पैदा करेंगी। तो यही हमारा आज का पहला सवाल होगा, जो कि कुछ इस तरह से है। वज़ीर आज़म का कामयाब दौरा चीन के बाद इस्लामाबाद में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम का इफ्तिताह अवामी फलाह में कितना मावन साबित हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं मुद्रा सोलंकी साहब को, आज़म चौधरी साहब को जो कि इस वक्त लाहौर में है, शनीला अमार साहिबा हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं, और लाहौर में हम खुशामदीद कहते हैं सज्जाद अनवर साहब को। सबसे पहले मुद्रा सोलंकी साहब आपकी जानिब चलेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो कि सीएम पंजाब रह चुके हैं, उनका सिग्नेचर स्टाइल है कि वो अवामी फलाह के काम करते हैं और ये वो अपनी पूरी स्पीच में जो जारी सारी रखे हुए हैं। दौरा चीन भी किया, वापस भी आया, इतना बड़ा ऐलान भी किया। आप कैसे देखते हैं इन तमाम इकदाम को? मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो मखलूत हुकूमत है, उसने पिछले 5-6 माह में एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। जो नुकसान पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी, मईशत, गवर्नेंस और जो वफाक और सूबाई ताल्लुकात, जमहूरियत, मीडिया की आज़ादी को पेश आए थे, उनको कम करने की कोशिश की है। उन्हीं डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइजेज में जो सी पैक है वो सुस्त रवि का शिकार हुआ। आपको याद होगा कि एक वफाकी वजीर थे रज़ाक दाऊद, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम सी पैक को स्लो डाउन करेंगे। आपको याद होगा कि एक और वफाकी वजीर जिनका नाम मुराद सईद है, उन्होंने मुल्तान के अंदर जो मेट्रो प्रोजेक्ट था उसमें चीनी कंपनियों पर रिश्वत सितानी का, करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। तो ये जो सी पैक की जो सुस्त रवि थी, वो इस तरह के जो बयानबाजी थी, उसकी वजह से काफ़ी उसको नुकसान पहुंचा। और इसी वजह से आपने देखा कि बहुत सारे जो मंसूबे थे, एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो कि पिछली नून लीग हुकूमत में लगे थे, उसके बाद जो नए जो मंसूबे थे इकनॉमिक जोन्स के, वो सारे जो है वो धरे के धरे रह गए। इसी वजह से जो ग्वादर का जो बैनुल अक़वामी अड्डा है, हवाई अड्डा, वो भी उसकी भी तकमील नहीं हुई। इसी तरह से एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट था नेशनल रेलवे लाइन का, कराची से लेके पेशावर तक और हवेलियाँ तक, जिसको ML1 कहते हैं, उस पर भी सारी जो काम था वो रुक गया था। ये सारे चीज़ें और कुछ चीज़ें जो आपने बताई, जिनमें कराची के पानी का मंसूबा, सर्कुलर जो कराची रेलवे है उसको सी पैक के अंदर शामिल करना, और इस वक्त जबकि हमारे पास फासिल फ्यूल से जो बिजली हम पैदा करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा बहरान है सारी दुनिया में एनर्जी का। तो जो काबिल तजदीद जो तवानाई है, रिन्यूएबल एनर्जी, शमसी तवानाई, उसके 1000 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काफ़ी काम हुआ है इस दौरे के अंदर। तो मैं तो समझता हूँ कि ये काफ़ी अहम दौरा था और इस डैमेज कंट्रोल में काफ़ी मदद मिलेगी। अगले हफ्ते जब वज़ीर आज़म शर्म शेख मिस्र जाएंगे
COP27 की कॉन्फ्रेंस में, जिसके वाइस चेयर खुद शहबाज शरीफ साहब होंगे, तो ये जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो तबाही आई है, उस हवाले से भी काफ़ी पेशरफ्त मुझे लगता है कि होगी। बाकी जो इस्लामाबाद में जो बसेस का मंसूबा है, दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको कहा जाता है जहाँ पर आम शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उनको तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं कहा जा सकता है जिसमें हर आदमी के पास गाड़ी हो। तो इस्लामाबाद एक बहुत बड़ा शहर है और अब माशाल्लाह 62 साल की उम्र का हो चुका है इस्लामाबाद, लेकिन यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी। तो मेट्रो के बाद ये जो बसेस का जो मंसूबा है उसको उसके साथ जोड़ना मेरे ख्याल में एक बहुत अहम बात है और ऐसा तमाम बड़े शहरों में होना चाहिए। ठीक है आजम साहब, आप क्या कहेंगे? अवामी फलाह के लिए शहबाज शरीफ साहब जाने जाते हैं। अच्छा, मेरा ज़ाती एक मुशाहिदा ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं अपने कामों में इतने बिजी हैं, उनका अभी भी जो ट्विटर हैंडल है वो CM शहबाज शरीफ है, PM शहबाज शरीफ होने के बजाय, कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आते हैं। जी थैंक यू। मैं पहले तो शहबाज शरीफ साहब के जो ये आपने बात की है ना, मैं पहले उसकी तरफ आऊँगा, फिर हम चाइना की तरफ। देखिए, ये हम अजराह मजाक कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जो महबूब मशगला है वो अवामी फलाई मंसूबे हैं। आप देखें, लाहौर के अंदर उन्होंने मेट्रो बस का जब किया, उसके साथ साथ ऑरेंज लाइन के साथ उन्होंने एक जिस तरह का प्रोजेक्ट आज इस्लामाबाद में उन्होंने कह रहे हैं कि वहाँ पे जो बस का शुरू करने जा रहे हैं, जिसको स्पीडो का लाहौर में नाम दिया गया था, ये उन्होंने लाहौर में आगाज किया और तमाम जितने शहर के इलाके थे उनको आपस में कनेक्ट किया। और वो तमाम जितनी स्पीडो बसेस हैं, वो लाहौर के जितने बस अड्डे हैं, जितनी मेट्रो के स्टेशन हैं या ऑरेंज लाइन के स्टेशन हैं, उनके साथ वो एक कनेक्शन उनका बनाया गया, ताकि शहर के किसी भी कोने से कोई बंदा अगर सफ़र कर रहा है तो उसने कहीं भी जाना है तो उसको आगे कनेक्टिंग जो आगे रिसोर्सेज हैं वो मिल जाएं। उसी तरह का एक मंसूबा आज उन्होंने इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद पहले बहुत छोटा शहर था, अब इस्लामाबाद बहुत एक्सपेंड कर गया है और इस्लामाबाद के शहरियों को सफरी सहूलतों का फुकदान है। वहाँ पे सिर्फ एक मेट्रो चलती है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत थोड़ी नज़र आती है। ये अशद ज़रूरत थी वहाँ पे एक ऐसा निज़ाम जो मेट्रो सिटी की एक उसके जुज़ में शामिल है और लाजमी भी है, उसका उन्होंने आज वहां पे ऐलान किया है। और मैं समझता हूँ इससे शहरियों को बहुत बड़े लेवल पे एक फायदा पहुंचेगा। और शहबाज शरीफ साहब अपने इन्हीं प्रोजेक्ट्स के हवाले से पहचाने भी जाते हैं और आज तक उनका ट्विटर हैंडलर जो शहबाज शरीफ CM के नाम से है, मेरा ख्याल है कि वो वही काम वो आज हमें उनके वफाक में भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद मैं आऊंगा उनके चाइना के दौरे की तरफ। अच्छा, ये चाइना का दौरा आप देखें कि सबसे इंपॉर्टेंस इसमें CPEC की है। जिस तरह पाकिस्तान की दफा की ज़मानत हम समझते हैं कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसी तरह पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी ज़मानत हम समझते हैं कि ये CPEC है। CPEC माजी की हुकूमत में, जिस तरह सोलंकी साहब ने तफसील से बताया, वो बड़ा सुस्त रवि का शिकार हो गया था और उसमें चैम गोइयाँ शुरू हो गई थी कि पता नहीं अब इसका क्या फ्यूचर होगा। अब CPEC के अंदर एक नए सिरे से उसमें जान आई है और उस प्रोजेक्ट को शुरू, जिस तरह ग्वादर का एयरपोर्ट और बाकी CPEC से मुतलका जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, शुरू होने जा रहे हैं। और चाइना का भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, जिस तरह अब सोलर एनर्जी के अंदर यहाँ पे एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उनके साथ। फिर साफ पानी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, खुसूसन कराची के लोगों की। आप देखें, दुनिया के बेशुमार ऐसे ममालिक हैं और ऐसे शहर हैं जहाँ पे साफ पानी वहाँ पे मुयसर नहीं है। समुंदर के पानी को लेकर साफ किया जाता है और वही पानी शहरियों की ज़रूरियात पूरी करता है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बज़ाहिर इसको आसान अल्फाज में हम कहते हैं साफ पानी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अकेले अगर हुकूमत पंजाब कोशिश करती तो हमारे लिए मुमकिन नहीं था। हमें इसमें फॉरेन पार्टनर की जरूरत थी। ये एक बड़ा शहरी कराची के शहरियों को बहुत बड़ा एक फायदा देगा, क्योंकि पानी की जितनी वहां पे किल्लत है उस हिसाब से आप देखेंगे अक्सर आए दिन वहां पे इश्यूज खड़े होते हैं। और इस प्रोजेक्ट के बाद कम से कम कराची इस हवाले से वो रिलैक्स हो जाएगा। ओवरऑल हम देखें, दौरा चीन जो वज़ीर आज़म का था बहुत मुफीद साबित हुआ।
ओवरऑल उसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि तमाम प्रोजेक्ट जो माजी के थे वो भी उसमें एक्टिव हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में मुआशत को संभाला देने के लिए मजीद प्रोजेक्ट्स भी उसमें शामिल हैं। ठीक है सजाद साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे, आप क्या कहेंगे दौरे चीन और दौरे चीन में जितने भी नकात है उनको आज मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। स्पेसिफिकली जो कराची का मसला है, कराची के शहरियों को अमूमन ये जो है वो गिला रहता है कि माशी हब है और यहाँ के मसाइल को हल करने के लिए बहुत ही ज्यादा आगे आने की जरूरत है। तो कितना बड़ा मसला हल हो जाएगा ये जो कराची के में अवाम को साफ पानी मुहैया करने के ऊपर जो सरमायाकारी के लिए पहला कदम वजीर आजम ने उठाया है, इसके हवाले से और फिर इस्लामाबाद में बसेस का इनेकाद, इसके हवाले से? जी आप ठीक कह रही हैं। असल बात तो ये है जो सोलंकी साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने इंटरनेशनली पाकिस्तान को काफ़ी हद तक डैमेज किया, आइसोलेट कर दिया था। मिडल ईस्ट में हमारे जो दोस्त हैं वो सारे नाराज़ हो गए थे इमरान खान साहब के कंडक्ट की वजह से और मुख्तलिफ और हरकत की वजह से। फिर अमेरिका के साथ आपको पता ही एक तरह से उन्होंने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। चाइना सख्त नाराज़ था और उसकी डिटेल सोलंकी साहब ने भी बताई और भी कई रीजंस थी जिसकी वजह से चाइना समझता था कि इमरान खान की जो डिस्पेंसेशन जिस तरह उनको लाया गया वो ये जो सी पैक था उसके एजेंडे के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे और उसके ऊपर बड़ी नुक्ताचीनी की और जो चाइना के साथ पाकिस्तान की जो कर्जे थे उनके ऊपर सवालात उठाए गए। फिर उस करप्शन के हवाले से बात की गई जिससे जो इन्वेस्टर थे चाइना के वो सख्त मायूस हुए। तो लेकिन अब ये उस सब सारी चीज़ों को ब्रिज करने की जो कोशिश हो रही है और जिस तरह से मिडल ईस्ट में ताल्लुकात अच्छे किए गए, अमेरिका के साथ बेहतरी पैदा हुई है पाकिस्तान की और ये बैलेंसिंग एक डिप्लोमेसी है कि जिसमें हम अमेरिका और चाइना को अपने साथ अपने मुफाद में रख के आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो रीसेंट विजिट है उनका चाइना का, इसमें काफ़ी बड़े ब्रेक थ्रू हुए हैं। नो डाउट के स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो हैं ही हम चाइना के, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो मुआशी तौर पे सी पैक के साथ जो उम्मीदें वाबस्ता हैं वो जब तक ग्वादर पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होता, एयरपोर्ट वहाँ पे जो है वो फंक्शनल नहीं होती और उसके हम समरात हासिल नहीं कर सकते। और कराची, एक तो कराची के लिए वो जो सर्कुलर रेल की पटड़ी है उसके साथ एक सुना है कि चाइना के साथ शराकत के साथ एक मॉडर्न मेट्रो टाइप जो ट्रेन है वो चलेगी। वो जो पूरे कराची का सर्कल है उसको मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा कराची के लोगों के लिए। और साफ पानी के प्रोजेक्ट वहाँ पे K4 और दूसरे प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो स्लो थे वो तो चल रहे थे। अगर ये प्रोजेक्ट भी साथ आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो जो 1.5-2 करोड़ की आबादी है कराची की उनको रिलीफ मिलेगा। कराची में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, पानी के हैं, सीवरेज के हैं और इसी तरह सड़कों के हवाले से हैं। जितनी बड़ी आबादी है, जितना बड़ा प्रेशर है उस शहर के ऊपर, उस तरह की उसका जो मास्टर प्लान है वो काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। उसको कैसे ठीक करना है ये फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत मिलके बहुत सारे ब्रेक थ्रू कर सकती है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। और इस्लामाबाद यस ये इस हवाले से तो बहुत महंगा था और आजकल तो ख़ास तौर पे ये जो ऊबर या दूसरी जो टैक्सी सिस्टम है उसकी वजह से वहाँ के शहरी बड़े मुतासर होते थे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने के लिए। तो मैं समझता हूँ पहले तो वहाँ मेट्रो ने काफ़ी लोगों को आसानियाँ दी हैं, लेकिन अब इसके साथ जब ये कनेक्टिंग बसेस चलनी शुरू हो जाएंगी, हर सेक्टर से लोग कनेक्ट हो जाएंगे मेट्रो के रूट के साथ, तो ये बहुत बड़ी उनके लिए आसानी होगी और आमदोरफ्त में भी आसानी पैदा होगी इस्लामाबाद शहर के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है शलिया साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे। अभी सजाद साहब ने ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की बात की तो काफ़ी मरतबा मेरा भी इत्तेफाक हुआ ऑनलाइन टैक्सी सर्विस इस्तेमाल करने का। तो बहुत सारे ड्राइवर ऐसे हैं जो कि बड़े शहर छोड़ के इस्लामाबाद में आए और उनसे जब पूछा जाता है कि आप इस्लामाबाद का इंतखाब क्यों करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में ज़्यादा हमारा कारोबार चमकता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने बर वक्त इस जो मसला है इस्लामाबाद का, इसको एड्रेस करते हुए इस ऐलान
ऐलान किया है, आप क्या कहेंगी? और 6 महीने में शहबाज शरीफ साहब की स्पीड आपको कैसी लगी, और क्या क्या जो उन्होंने अभी तक ऐलानात किए हैं और काम कर लिए हैं, उसके हवाले से अवाम को कितना फायदा होगा, अवामी फलाह बहबूद के हवाले से? देखें, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी हुकूमत जो है, इनका हमेशा ये हासा रहा है कि ये अवामी फलाह बहबूद के जो काम होते हैं उन पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। लाहौर के अंदर जब इन्होंने मेट्रो बस स्टार्ट की तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई थी। उसके अलावा जब पिंडी में स्टार्ट हुई, पिंडी से इस्लामाबाद तक की जो स्टार्ट हुई, फिर मुल्तान में हुई, और ऑरेंज ट्रेन मंसूबे को भी आप देख लें कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी कर्जा लेके एक ऐसा मुल्क जो कर्जों में डूबा है वहां पे इतनी महंगी आप ट्रेन कैसे चला सकते। लेकिन आज हमने देखा कि लाखों लोग उस सहूलत से फायदा उठा रहे हैं। देखिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और नवाज लीग की हुकूमत में आप देखें कि उन्होंने देहातों को जब शहरों के साथ मिलाते हैं तो उससे हमारे किसानों को फायदा होता है, हमारे स्टूडेंट्स को फायदा होता है, और जो हमारे बीमार लोग होते हैं वो बर वक्त हॉस्पिटल्स में जाके पहुंचते हैं। इस्लामाबाद का जो शहर है, देखिए यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी ही नहीं कभी भी। मेट्रो आई, लेकिन मेट्रो भी ना काफी थी। आपके बच्चों ने जब यूनिवर्सिटियां जाना है, कॉलेज जाना है, तो आपको यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों को गाड़ी लेके देनी पड़ती, तो हर माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकता था। लेकिन अब जब हमने बसें चलाई है तो अब बाराकूज से मार्गला टाउन इस साइड से जो लोग हैं वो बड़े आसानी से उनके बच्चे स्कूलों में और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब को जो शहबाज स्पीड इसीलिए कहा जाता है कि वो जो मंसूबा सोच लेते हैं उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। आज तक हमने नहीं देखा कि कोई भी मंसूबा उन्होंने स्टार्ट किया हो और वो मंसूबा अपने पाया तकमील तक ना पहुंचा हो। जहां तक बात है उनके चाइना के दौरे की, देखें चाइना के हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, उन्होंने हमारी बहुत बहुत जगहों पे मदद की हुई है। आप ये देख ले, पुराना ताल्लुक है कि जब हमें सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाना था तो फ्रांस ने हमें मदद करने से इनकार किया, तो हमारी मदद जो थी 90 की दहाई में तब भी चाइना ने की। उसके बाद जब F-16 जो हमारे जहाज थे उसके लिए जब अमेरिका मदद नहीं कर रहा था तो JF-17 थंडर हमारी बनाने में मदद जो थी वो भी चाइना ने की थी। तो अभी जो सी पैक था, जब हम इसको कहते थे गेम चेंजर है, तो ये वाकई गेम चेंजर था कि इसने आपके मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बदल के रख देना था। 65 अरब डॉलर की सरमायाकारी आपके मुल्क के अंदर आ रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब इमरान की हुकूमत आई तो उनके मिनिस्टर्स के बयानात ऑन रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि जो उन्होंने बयानात दिए जिसकी वजह से काम स्लो हो गया। फिर जो आपके पावर प्लांट्स थे उनके साथ रिवॉल्विंग अकाउंट्स नहीं खोले गए थे, उनको पेमेंट्स नहीं हो रही थी, पावर प्लांट बंद हुए। जिसके बाद फिर हमें रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर के महंगे जो पावर प्लांट्स थे फर्नेस ऑयल पे चलाने पड़े, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली महंगी हुई। ML1 की बार बार बात हो रही है, जो रेलवे ट्रैक है, आप देखें कि उसकी कॉस्ट 8 अरब से बढ़ के 10 अरब के ऊपर चली गई। वो नुकसान का उजाला कौन करेगा? फिर जब अभी शहबाज शरीफ साहब जब चाइना गए तो वहां पे जो बिजनेस कम्युनिटी थी उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए कि हमारे साथ क्या होता रहा है। तो अब जो आपने पावर प्लांट्स है उनकी अदायगी के लिए भी अकाउंट्स, रिवॉल्विंग अकाउंट्स बनाए गए हैं। जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको भी यकीन दिलाया गया कि जब आप आएंगे आपको हर तरह से सहूलत दी जाएगी। देखिए 3 अहम काम जो है वो चाइना के साथ हमारे होंगे। ग्रीन जो हमारा वो एक शुरू हो गया, उसके अलावा डिजिटल के ऊपर शुरू हो रहा है, और उसके अलावा जो हमारा एनर्जी के ऊपर जो है काम वगैरह वो शुरू होंगे। कि यानी कि उन्होंने आके यहाँ पे सर्वे किया है कि ग्रीन कॉरिडोर क्या है। वो ये है कि जहां आपके मुल्क के अंदर पानी बहुत ज्यादा, आपके मुल्क के अंदर रोशनी बहुत ज्यादा, तो आप सोलर पे जाएं, हाइडल के ऊपर जाएं। जहां जहां पे आपकी जमीनें बंजर है वहां पे कोशिश की वो करेंगे कि आप फसलें उगाएं, बागात उगाएं, ताकि पाकिस्तान में खुराक की जो कमी है वो खत्म हो। सोलर एनर्जी पे जाएंगे, विंड एनर्जी पे जाएंगे, हाइडल एनर्जी के जरिए बिजली पैदा करने की कोशिश की जाए कि जिससे जरिए पाकिस्तान जब अपनी लोकल ईंधन के जरिए जब बिजली पैदा करेगा तो बिजली भी सस्ती होगी। तो अब जरूरत यह है कि जो जो उनके साथ कमिटमेंट की है, जो चाइना ने हमारे साथ की, तो उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी है वो आए और पाकिस्तान के जो मसाइल है वो खत्म हो। और माशी तौर पे हम मुस्तहकम हो। देखे चाइना जो है वो कभी आपको कर्जे देके या इमदाद देके नहीं चलता। उनका मॉडल ये है कि वो सरमायाकारी करता है आपके मुल्क के अंदर आके, और हमें वाकई ही सरमायाकारी की जरूरत है। और हमारा सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो भी चाइना है। तो चाइना ने हमें ये भी सहूलत दी है कि बहुत ज्यादा तजारत जो है वो हम उनकी करेंसी में करेंगे, जिसकी वजह से डॉलर के ऊपर भी जो प्रेशर है वो कम होगा। ठीक है।
ठीक है सुनील साहबा, हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से लाहौर को ऑरेंज ट्रेन दी है और अब लाहौरिये उसके ऊपर बहुत शुक्रगुजार होते हैं, और आप यकीन करिए नाज़रीन के स्कूल के बच्चे भी ट्रिप पे जब कहीं जाते हैं तो वो ऑरेंज ट्रेन पर ही सफ़र करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये वो बेसिक सहूलियात हैं जो कि हर पाकिस्तानी डिज़र्व करता है, और इस्लामाबाद में इस तरह की सफरी सहूलियात होंगी तो यकीनन हर शहरी जो कि इस्लामाबाद का बासी है उसे फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। आज गुजरांवाला के अल्लाह चौक में एक सानिया होता है, बहुत ही नाख्शगवार ये वाकया है जिसमें फायरिंग होती है और कंटेनर पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब भी इस जख्म में आते हैं, उनके पांव पर गोली लगती है और उनके साथी भी जख्मी होते हैं। नाज़रीन, इस वाकये की शदीद अल्फाज में नवाज शरीफ साहब ने मजम्मत की है, जिन्होंने कहा है कि इमरान खान और उनके साथियों पर फायरिंग की मजम्मत करता हूँ और जख्मियों की जो सेहतयाबी है उसके लिए दुआ गो हूँ। मरियम नवाज ने भी ट्वीट की है, उन्होंने भी मजम्मत की है और जो जख्मी हैं उनके लिए दुआ की है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी वाक़ये की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इंक्वायरी के लिए जो है वो तमाम इक़दामात वज़ीर दाखिला को कह दिए हैं और इसके अलावा जख्मियों की सेहतयाबी के लिए उन्होंने दुआ की है। नाज़रीन, हम आज का सवाल जो है अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये एक के बाद एक नाखुशगवार वाक़यात क्यों हो रहे हैं, क्या इसमें कोई बैरूनी हाथ मुलव्विस हो सकता है, इम्कानात हैं या नहीं हैं। सवाल हमारा कुछ इस तरह से है, इमरान खान पर हमला मुल्क में सियासी बहरान पैदा करने के लिए क्या बैरूनी हाथ मुलव्विस हो सकता है। ये दो नाखुशगवार वाक़यात जो बहुत बड़े वाक़यात हैं जो कि पाकिस्तान की सालमियत को सवालिया निशान उठाते हैं और इंडियन मीडिया इसके ऊपर भरपूर जो है वो बुलेटिन्स करता है, प्रोग्राम्स करता है। आप इस सवाल का जवाब कैसे देंगे कि कोई बैरूनी हाथ मुलव्विस दिखाई देता है आपको? देखें, अभी ये चंद घंटे पहले का एक वाक़या है और अभी इसकी तफ्तीश हो रही है और अभी एक इकबाली बयान भी आया है, लेकिन अभी तफ्तीश होना बाकी है। अभी तो जो क्राइम सीन है वो भी पूरी तरह से सिक्योर नहीं हुआ है, इसलिए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही थी कि पंजाब पुलिस को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन पंजाब पुलिस जहाँ पर PTI की हुक्मरानी है, उनकी पुलिस ने ये इकबाली बयान रिलीज़ किया है। तो इसकी जब मज़ीद तफ्तीश होगी और ख़ुद वफाकी हुकूमत ने भी ताउन की पेशकश की है कि अगर किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो वो करें, लेकिन पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है, एक मुआशी बहरान है, मुल्क जो है वो तकसीम है और तकसीम दर तकसीम है। ऐसी सूरत हाल में जो ममालिक और जो ग्रोह मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहेंगे वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस तरह की सूरत हाल का फ़ायदा उठाएं, और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनकी किसी ऐसी कोशिश को कामयाब ना होने दें। अब जाहिर है भारत के अंदर जो है इस वाक़ये के बाद जिस तरह से उंगलियां उठाई जा रही हैं वो यकीनी तौर पर उनके जो मकासद हैं उनको जाहिर करता है। लेकिन मैं कहूँगा कि खुद जो PTI की जो लीडरशिप है उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, उनको आग लगा देने वाले बयानात देने से गुरेज करना चाहिए और पूरी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है। फर्ज कर ले कि जो इकबाली बयान आया है वो दुरुस्त है, तो वो किस चीज़ की निशानदेही करता है? वो इस चीज़ की निशानदेही करता है कि कई दिहाइयों से इस मुल्क के अंदर जो मजहबी मुनाफरत, फ़िरके वारियत, इंतहा पसंदी, इसको जो फ़रोग मिला है, जिसमें हर एक ने अपना हिस्सा डाला है बशमूल PTI ने। आपको याद होगा कि 2016 में यहाँ पर फैज़ाबाद धरने के दौरान और एक मामूली सी एक बात थी वोटिंग के फार्म की, उसको बतंगड़ बनाकर जो कुछ किया और उसके नतीजे में हमले हुए। एहसन इकबाल पे हमला हुआ, ख्वाजा आसिफ पे हमला हुआ, नवाज शरीफ पे हमला हुआ। तो ये तमाम जो फरीकैन हैं उनको सोचना चाहिए कि ये जो पॉलिसी है मुनाफरत की, उससे कोई भी महफूज नहीं रहेगा और हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ ने और बाकी तमाम लोगों ने, तमाम पाकिस्तानियों ने जो अकल और सोच रखते हैं इसकी मजम्मत की है और जो सियासी मुखालफत है उसको सियासी दुश्मनी में तब्दील करने से गुरेज करना चाहिए। ठीक है आजम साहब, इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक और ये जो एतराफ़ी बयान वीडियो के ज़रिए जारी किया गया है, इस शख्स का नाम मोहम्मद नवीद है
और वो अजान का जिक्र कर रहा था और कंटेनर पे बजने वाले गानों का जिक्र कर रहा था। यकीनन जो सोलंकी साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया है, मजहबी इंतहा पसंदी, तो आप क्या कहते हैं कि अभी मरियम औरंगजेब साहिबा जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शख्स को, खा वो एक सहाफ़ी क्यों ना हो। इस होने वाले वाक़े के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत ही ज़्यादा कयास आराइयाँ की जा रही हैं। जी, आज का वाक़या बहुत अफसोसनाक है और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, हमारी कौमी सियासत और मुल्क के लिए भी ये कोई अच्छा मैसेज नहीं था, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें नज़र आई। एक मजहबी इंतहापसंदी नज़र आई और दूसरा जो सियासी एक नफ़रत पैदा हो चुकी है, एक तकसीम पैदा हो चुकी है, वो नज़र आई कि इस इंतहापसंदी तक चीज़ें चली गई हैं। सियासत के अंदर इस किस्म की इंतहापसंदी ये चीज़ें जो है ना, ये मुनासिब नहीं है। इस चीज़ का खान साहब को भी अब इदराक करने की ज़रूरत है। सोलंकी साहब ने सही इसमें बात की है कि जो लीडरशिप है उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि कोई गैर ज़िम्मेदाराना बयान वो हमारे मुल्क दुश्मन लोगों को वो बहुत ज़्यादा सूट करेगा और वो उसको उछालेंगे। जहाँ तक ये मुल्ज़म के हवाले से बात है कि उसने जो बयान दिया, मैंने बड़ा बगौर उसका बयान सुना। उसके बयान के अंदर मुझे तजादात नज़र आए हैं उस मुल्ज़म के। कभी वो कह रहा है जी कि मैं खान जो है इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा था, तो मैं उस हवाले से बड़े सोच रहा था। फिर वो कहता है जी मुझे अजान के दौरान तकरीर बांधने की तो मुझे तैश आ गया, ये वो। अब देखें, मैं तो इस पर पुलिस के जो किरदार है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। एक हाई प्रोफाइल केस है और पुलिस ने फौरी तौर पर मुल्ज़म को उठा के मीडिया के सामने कर दिया। ये पुलिस की बहुत बड़ी एक नेग्लिजेंस है। इसको तो इंटेरोगेट करना चाहिए था कि ये वाकया क्यों पेश आया, कैसे आया, इसके पीछे कौन है, क्या इसके मुहरकात हैं, क्योंकि इस मुल्ज़म के इस तरह के बयान के बाद क्या सराइयाँ पैदा होंगी। और हमारी जो सियासी क़यादत, जो आज देखें उन्होंने मियां नवाज शरीफ या बाकी तमाम हमारी जो क़यादत है, उन लोगों ने बड़े खुले दिल से इसकी ना सिर्फ मजम्मत की है, बल्कि उनको एक ये भी पैगाम दिया है कि हम इस मुश्किल की घड़ी में हर किस्म की तहकीकात के लिए आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इस मुल्ज़म के बयान और पुलिस के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ये नई चहमगोइयाँ जन्म देगा। मेरा ख्याल था कि इस मुल्ज़म को, क्योंकि ये साइंटिफिक दौर है, मुल्ज़म को बड़े आराम से सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि बाकी अदारे भी मिलके इसकी तहकीकात करते और इसमें जो देखें इस वक्त जो साइंसी बुनियादों पर और आईटी के गैजेट्स के साथ सारी इंटरोगेशन की जा रही है। आप बड़ी इसकी तहकीकात करने के बाद जिम्मेदारी के साथ मुल्ज़म को सामने लेके आते और इसके पीछे क्या मामल थे या नहीं थे वो भी सामने आते। लेकिन इस तरह इस केस को एक नया जो है ना रुख मिलेगा जिससे नुकसान होगा। और दूसरी बात यह है कि खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, हमें ये भी देखना है कि उन्होंने इस लॉन्ग मार्च के दौरान, देखें तीसरा हादसा ये आज हुआ है। पहला हादसा हमारी एक साथी रिपोर्टर वो शहीद हुई थी इस वाक़े में, वो इंतहाई तकलीफ वाक़या था जिसका यहाँ पे हम खुसूसन लाहौर की जो सहाफ़ी कम्युनिटी है उसके अंदर बड़ी तकलीफ पाई जाती है। उसके बाद कल मोटरसाइकिल सवार दो बच्चे कंटेनर से टकराए थे, एक बच्चा फौत हो गया और एक बच्चा जख्मी हुआ, वो भी तकलीफ दे था। सॉरी, आज एक मुल्ज़म ने इनके ऊपर हमला किया और ये कौमी क़यादत, कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी फर्द हो, उसको मैं नहीं समझता कि तस्लीम किया जा सकता है। हम अभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का गम हमें याद है, उनके जख्म ताज़ा हैं, वो हमने उनको इस तरह आसानिया कारसाज में वो शहीद हुई। इस तरह हम नहीं समझते कि किसी भी सियासी क़यादत को निशाना बनाने से पाकिस्तान की सियासत ठीक होगी, पाकिस्तान की सियासत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। इसलिए इस वक्त हुकूमत का और हमारी इत्तेहादी जमातों का रवैया और किरदार बहुत मस्बत इसमें सामने आया, जिन्होंने माजी की सियासी तलखियों को भुलाते हुए पीटीआई को एक मस्बत मैसेज दिया है कि वो इस घड़ी में उनके साथ तहकीकात कराएंगे और साथ खड़े हैं। और लिहाजा इसको अभी भी मैं समझता हूँ खान साहब को इसको दोबारा इसको रिव्यू करना चाहिए। ये लॉन्ग मार्च के सिलसिले को पाकिस्तान की मुशत भी इफेक्ट हो रही है, पाकिस्तान की सियासत भी इफेक्ट हो रही है और मुआशरे के अंदर एक जो मुनाफरत का अंसर पल रहा है उसको भी रोकने की जरूरत है। अब थोड़ी समझदारी और बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए कौमी सियासत जो कौमी धारे के साथ खड़े हों ताकि इस कौम की जो मुश्किलात में इन मुश्किलात को निकालने में साथ दें।
ठीक है सजाद साहब, बहुत अच्छी जो गुफ्तगू है वो चौधरी साहब ने की है। पाकिस्तान जो है वो अजाला अपना जो है वो पूरा कर रहा है, मईशत को संभालने की कोशिश की जा रही है, डॉलर जो है वो उसकी कीमत कम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जब इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, जैसे कि अरशद शरीफ को शहीद कर दिया जाता है और इमरान खान की लॉन्ग मार्च पर फायरिंग हो जाती है, तो फिर जो इन्वेस्टर है वो भी शेकी हो जाता है और अपने पैसे इन्वेस्ट करने से घबराता है। तो आपको कोई बैरूनी ताकत लगती है जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश इस वक्त कर रही है? ये वाकया बहुत ही अफसोसनाक है और हमारी जो सियासी तारीख है वो इस तरह के हादसात और इस तरह के सानहात से भरी हुई है। शुक्र है अल्लाह का कि खान साहब की जान बच गई और उनके साथी भी महफूज रहे। गोलियां अगरचे लगी हैं लेकिन किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तो ये बहुत खुशी की बात है, इस पे शुक्र करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इसमें ना सारे फ्रीकैन के लिए इसमें एक पैगाम है सबके लिए। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने जो पिछले जब से उनको हटाया गया, बल्कि वो जब इक़्तिदार में थे और इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने गालिम गलोच की सियासत का आगाज़ किया और हेट स्पीच का आगाज़ किया सियासत में। वो वाहद सियासतदान है जो कहते हैं कि मैं किसी के साथ नहीं बैठ सकता, किसी सियासी पार्टी को, हर सियासी पार्टी को चोर डाकू कहते हैं और ख़ुद कहते हैं कि मैं बिल्कुल मैं ही साफ हूं, बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो आप शिरक करेंगे, यानी आप न्यूट्रल होने का आपको कोई हक ही नहीं है, मेरे खिलाफ खड़े होने का कोई हक ही नहीं है। तो ये ऐसी बातें करना, और फिर कई उन्होंने लिमिट्स क्रॉस किए हैं, उनके लिए भी एक पैगाम है कि वो अपने आप को एक मोतदल सियासी रहनुमा के तौर पे पेश करें, और जब वो एक्सट्रीम पे जाते हैं तो फिर आगे से भी कोई ना कोई इस तरह का नवीद जैसा जुनूनी जो है वो आगे से आता है। तो हर अमल का एक रद्द अमल होता है, तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि सारे फ्रीकैन एतदाल की तरफ रहें और उसकी तरफ जाएं। दूसरी बात यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब शहीद किया गया रावलपिंडी में, तो उससे पहले कारसाज में एक वाकया हुआ जिसमें उनकी जान बमुश्किल बची थी। तो ये एक तरह से आप ये भी समझ लें कि इमरान खान साहब के लिए एक वार्निंग भी है और पीटीआई के लिए भी एक वार्निंग है। उनको चाहिए कि ये, मैं चौधरी साहब के साथ मुत्तफिक हूँ कि अपने लॉन्ग मार्च को और हुकूमत के खिलाफ जो अनएंडिंग एक उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया है उसकी बजाय पार्लियामेंट की तरफ रुख करना चाहिए ताकि मुल्क में थोड़ा सा सुकून आए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इसकी पूरी इंक्वायरी में वफाकी हुकूमत मदद दे। अगरचे पंजाब में गवर्नमेंट पीटीआई की है और पंजाब पुलिस ही ये केस देख रही है और सारे मुहर्रकात को देखने की ज़रूरत है। और ये पहला वाकया भी इस तरह का हुआ है कि मुलज़म पकड़ा गया है। अब तफ्तीश करने के लिए किसी भी एजेंसी को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और इसके असबाब तलाश किए जा सकते हैं इस हमले के। तो मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा बड़ा कंट्रोवर्सी बनाना, जैसे कि रावलपिंडी से कुछ खबरें आ रही हैं वहाँ पे ट्रेन की पटरी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, या मुल्क के कहीं और अगर कोई शारंगेजी होगी तो उसको खान साहब को खुद पैगाम देना चाहिए। उसी तरह जैसे आसफ अली जरदारी साहब ने मोहतरमा की शहादत पे कहा था कि पाकिस्तान खपे, इसी तरह इनको भी बयान देना चाहिए कि इनके कारकुन इश्ताल अंगेजी की तरफ ना जाए और सब्र और तहम्मुल से इस मरहले से गुजरें और एतदाल के साथ सियासत करें। सारे फ्रीकैन एतदाल के साथ सियासत करें ताकि नफरत की जो सियासत है मुल्क में और ये जो अफरा तफरी है और एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, इसके माहौल को हम ख़त्म कर सकें। ठीक है शरीफ साहब, यकीनन नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। यहाँ पर आप देख रही हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी एक ट्वीट की है और बताया है कि किस तरह से रेलवे ट्रैक की जो लोहा है उसको चुराने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से हमारे एनालिस्ट ने भी बताया है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के साथ साने कारसाज हुआ उसके बाद भी इस तरह के मुल्क में सिचुएशन देखने को आई, तो ये एक इंडिकेशन होनी चाहिए खान साहब के लिए और उन्हें लॉन्ग मार्च को मौखर करके पार्लियामेंट में आना चाहिए। इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? इसमें आपको लगता है जो तमाम चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, बैरूनी हाथ मुलव्विस हो सकता है?
देखिए मदीहा, पाकिस्तान के अंदर शरपसंद अनासिर तो मौजूद होते हैं और जब भी कोई ऐसा वाकया होता है वो उसे फायदा उठाने की कोशिश जरूर करते हैं। देखिए आज जो वाकया हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है और काबिल मुजम्मत है और हर जो सोसाइटी के जो लोग हैं, सियासतदान हैं, उन सब ने इसको कंडेम किया है। लेकिन मुझे इस वक्त हैरत हो रही है और थोड़ा सा मुझे अफसोस भी हुआ है, वो पीटीआई के लीडरान के बयानात के ऊपर हुआ है कि ऐसे मौके के ऊपर बजाय इसके कि आप कौम को जोड़ते हो, उनके बयानात बहुत शर अंगेज थे। फवाद चौधरी साहब जिस तरह बयान दे रहे थे कि हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, खून रायगा नहीं जाएगा खान साहब का, और इस तरह उनके जो उनको सपोर्ट करने वाले सहाफी हैं वो पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बातें करें। ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। देखिए मैं जब उनके बयानात, आप श्री मजारी साहब का बयान देखेंगे, फौरन उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर इल्जाम लगा के कह दिया कि इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इमरान इस्माइल साहब ने आके बड़ा शर्मंगेज बयानात दिए टीवी के ऊपर। तो मुझे आसिफ अली जरदारी साहब याद आ रहे थे कि जब मोहतरमा की शहादत हुई थी, पूरे मुल्क के अंदर फसादात हो रहे थे और सिंध में नारे लगने शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान ना खप्पे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं पाकिस्तान खप्पे। यानी कि ऐसे वक्त में जबकि वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरे थे तो उन्होंने तब भी पाकिस्तान का सोचा था और पाकिस्तान को जोड़ने का सोचा था। लेकिन आज जबकि इमरान खान साहब, अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए हैं, उनको कोई ज्यादा चोटें भी नहीं आई हैं और अभी तक इतलात भी शायद यही है क्योंकि उनको गोली भी नहीं लगी है, शायद भगदड़ के अंदर उनकी जो टांग है वो जख्मी हुई है। लेकिन ये कुछ इतलात है, अभी कंफर्म नहीं है ये चीजें तो, लेकिन उनकी जान बच गई, अल्लाह ने बचाया। उनको चाहिए कि वो मुल्क का सोचे, अवाम को शरअंगेजी की तरफ ना लेके जाए। देखिए जो मुजरिम पकड़ा गया, आप अगर उसका बयान देखें तो भी एक शरअंगेजी ही हमें नजर आती है ना, जब वो कहते हैं कि इमरान खान जो कौम को गुमराह कर रहे थे इसलिए मैंने सोच लिया कि मैंने इनको माना। कभी वो कह रहे थे कि नहीं वो जब अजानों की आवाज है तो उन्होंने डेक लगाया होता था तो मैंने तब सोच लिया। उसके बयानात में भी तजादात हैं। दूसरी बात ये थी कि जब पहले दिन से कहा जा रहा था कि लॉन्ग मार्च जो है ये खूनी हो सकता है, यहाँ से शरपसंद फायदा उठा सकते हैं, राना सलामुल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पंजाब पुलिस ने क्यों नहीं सिक्योरिटी के इंतजाम किए? क्यों खान साहब का कंटेनर जो था उसके इर्द गिर्द इतनी सिक्योरिटी नहीं थी कि वो शख्स इतने आराम से आया है, उसने एक फायर कर लिया, दूसरा फायर करने लगा तो उसको दूसरे शख्स ने रोक लिया। ये कैसे हो गया? और फिर फौरन बंदा जो पकड़ा गया उसका बयान भी सामने आ गया, मीडिया पे चला भी दिया गया इतनी जल्दी की। ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत सी चीजों को मशकूक बना रही हैं। बाकी ये कि जो सियासतदान है जिन सब ने इजहार यकजहती का इमरान साहब के साथ इजहार किया, इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अब जब वो कोई बयान दे तो वो पाकिस्तान और अवाम को जोड़ने वाला दे, जिसका कि मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। आपने चूंकि जिक्र कर दिया है कि ये जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत के ऊपर थी तो नाकाम क्यों हुई है? खान साहब एक अहम शख्सियत भी हैं यकीनन और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं, तो ऐसे ही आसानी से उनके ऊपर हमला हो गया और पंजाब हुकूमत मुंह देखती रही। देखिए मदीहा, यही बात तो हम लोग है ना सवालिया निशान लगा रहे हैं सिक्योरिटी के ऊपर कि पंजाब में हुकूमत भी आपकी है, पंजाब सिक्योरिटी आपको दे रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी आपके साथ है, आपके जाती गार्ड है, उसके बावजूद ये कैसे हो गया है कि एक बंदा आया और उसने करीब आके आपको जो है वो फायरिंग कर दी है और खान और पूरा ब्रश चला दिया है कि खान साहब और उनके इर्द गिर्द के सारे जो लोग हैं, 9 लोगों के जख्मी होने की इतलात हो रही है, एक बंदे की डेथ की भी हम इतला सुन रहे हैं। ये कैसे हो गया? ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान पंजाब हुकूमत के ऊपर आ रहा है। और मैं वही बात कर रही हूँ कि पंजाब पुलिस की फुर्तियां आप चेक करें कि बंदा पकड़ा गया, बंदे का इकबाली बयान आ गया, पूरे मीडिया के ऊपर चला भी दिया गया है। ये कैसे हो गया है? और वो बंदा, और हमने अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इस तरह देखा भी नहीं है कि ये इतनी आसानी से जो मारने के लिए आते हैं वो पकड़े भी जाते हैं और उनके बयान जो है वो सामने आ जाते हैं। ये हमेशा मशकूक चीजों के ऊपर ये सारा कुछ होता है जब आपने कुछ छुपाना होता है। तो मेरा अपना ख्याल है कि पंजाब पुलिस के साथ वफाकी हुकूमत को जो है खुद मुंसलिक होकर इस वाकये की तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि हकाइक सामने आने चाहिए। अगर आप हकाइक सामने नहीं लेके आएंगे तो इसी तरह रूमर जो है वो निकलते रहेंगे और इसी तरह शरअंगेजी फैलाती जाएगी और अवाम को इश्तियाल दिलाया जाएगा। जैसे अभी आप ही ने जिक्र किया कि इस्लामाबाद की पुलिस बता रही है कि लोग आ गए, रेलवे की पटरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने सुना कि फैजाबाद के ऊपर लोग रोड को ब्लॉक करें। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत है, कहीं पे इनको नहीं रोक रही है, उसके कहीं टायर जलाए जा रहे हैं, तो शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है ये सारा कुछ होके। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि मुझे जिस बंदे का इकबाली बयान सामने आया है उसमें तजादात बहुत ज्यादा है। उसका बयान जो है वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उस पर एतबार किया जाए। ठीक है,
सोलंकी साहब, अब लॉन्ग मार्च का फ्यूचर क्या आपको नजर आ रहा है? क्या खान साहब को लॉन्ग मार्च को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये सानिया छोटा नहीं है? पूरे आप यकीन करिए कि अभी हम देख रहे हैं, ट्विटर पर भी देख रहे हैं और दीगर मॉनिटरिंग पर भी देख रहे हैं कि अल जजीरा जैसे बड़े चैनल्स भी पाकिस्तान के ऊपर फोकस किए हुए हैं अभी। देखिए, लॉन्ग मार्च जब शुरू हुआ तो बैनुल अक़वामी मीडिया की भी दिलचस्पी थी, लेकिन जब उन्होंने इसकी रफ्तार देखी और लोगों की तादाद देखी तो वो ज़्यादातर चले गए और उन्होंने कहा कि जब ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उस वक्त देखेंगे। लॉन्ग मार्च के जो उनके अपने बयान के मुताबिक जो एक तरह से मकासद थे, उनमें एक तो वक्त से पहले इंतखाबात पर मजबूर करना हुकूमत को, और दूसरा नए आर्मी चीफ की तैनाती में इमरान खान से मशवरा। तो ये तो दोनों मुस्तरद कर दिए गए, इसका कोई इम्कान रहा नहीं। जी हाँ। तो उसके बाद इमरान खान ने खुद ही कल कह दिया था कि वो अगले 10 महीने तक अपनी तहरीक चलाएंगे। इसका मतलब उनको यकीन हो गया है कि अगले 10 महीने तक ये हुकूमत नहीं जा रही, इसका मतलब वक्त से पहले इंतखाबात नहीं हो रहे। और वज़ीर आज़म ने बहुत वजाहत से कह दिया है कि आर्मी चीफ के मामले पर वो सिर्फ आइन के मुताबिक अमल करेंगे और उसमें इमरान खान कहीं फिट नहीं होता। तो वैसे भी इसका कोई बहुत ज्यादा रोशन मुस्तकबिल नहीं था, लेकिन अभी ये जो आज का हादसा हुआ है उसमें हफ्ता 10 दिन तो शायद ये उनको सेहतियाब होने में लगेगा। तो जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक तो लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता। और तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि जो वाकयात हैं वो ओवरटेक कर जाएंगे और वो तमाम अहम फैसले जो के होने हैं वो हो जाएंगे, और उसके बाद ये लॉन्ग मार्च जो है वो इसको यहीं से मेरे ख्याल में ख़त्म ही समझना चाहिए। ठीक है, आजम साहब आपकी जानिब दोबारा बढ़ेंगे, ये बताएगा कि हुकूमत पंजाब की हदूद है ये, जहाँ पर ये अल्लाह वाला चौक है और गुजरांवाला का इलाका अल्लाह वाला चौक है, और आप ही की हुकूमत ने आपको प्रोटोकॉल दिया है, सिक्योरिटी दी है, लेकिन उंगलियां जो हैं वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कारकुन और जितने लोग हैं वो वफाकी हुकूमत की जानिब उठा रहे हैं कि वहाँ से सिक्योरिटी नहीं दी गई है और फलां वजीर जिम्मेदार है। क्या ये जो है जस्टिफाइड है ऐसा कहना? और दूसरा ये कि बैनुल अक़वामी इमेज पाकिस्तान का किस तरह से मुतासिर होगा आज के इस वाक़ये के बाद? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आप वफाक को या किसी और हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। देखिए, जिस हुकूमत में पंजाब के अंदर वाक़या पेश आ रहा है तो सिक्योरिटी ऑब्वियसली पंजाब हुकूमत को यहाँ पे सिक्योर करनी है और उन्हीं की ये ज़िम्मेदारी है। और मैं तो पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुझे पुलिस के किरदार के ऊपर मुझे खुद उस पर शक आ रहा है कि पुलिस की जो सीरियसनेस होनी चाहिए थी मुझे वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह इस मुलज़म को, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि हाई प्रोफाइल केस का कोई मुलज़म हो, आप बगैर उसकी छानबीन किए आप फटाफट उसको मीडिया के सामने ले आए, बयान रिलीज कर दें। बल्कि यहाँ पे तो चोरी का छोटा मोटा मुलज़म पकड़ा जाए तो उसके चेहरे पे नकाब चढ़ा दिया जाता है ताकि उसकी शिनाख्त परेड ना हो। ये उसके बिल्कुल एक उल्ट वाक़या पेश आया कि आपने फटाफट इस केस से जान छुड़ाने वाली हरकत की है। इस पर एक क्वेश्चन मार्क आता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसकी एक तहकीकात भी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके पीछे कि पुलिस ने यह क्यों किया, और मुलज़म की इंटेरोगेशन एक बड़ा सीरियस बुनियादों पे उसकी मुलज़म की इंटेरोगेशन होनी चाहिए कि उसके क्या पीछे मुहर्रकात थे इस वाक़े के। तो इसके साथ साथ देखें, खान साहब को अब जो लॉन्ग मार्च की हम बात कर रहे हैं कि खान साहब का लॉन्ग मार्च जारी रहना है, रुकना है, क्या होना है, मेरा वैसे ज़ाती ख्याल है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से खान साहब अगर सेहतयाब होते हैं तो इनको रीथिंक करनी चाहिए चीज़ें। अगर फॉर एग्जांपल वो करना भी चाहते हैं, इस्लामाबाद तक जाना चाहते हैं, तो आप एक उसको जिस तरह जो तरीकाकार है लॉन्ग मार्च का, आप उसको इतना स्लो करने की बजाय आप स्पीड अप करें। अपना एक एहतजाज आईनी और कानूनी हदूद में रहते हुए अपना एक एहतजाज आप जो है ना वो लेके चलें, रिकॉर्ड करवाएं इस्लामाबाद तक। अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आप वाइंड अप कर दें। लेकिन अगर इसको इसी तरह लिंगर ऑन करना है, जो मकासद है, जिस तरह सोलंकी साहब कह रहे थे, मकासद पूरे नहीं हो रहे, गवर्नमेंट की तरफ से उनको वाज़ेह तौर पे कह दिया गया कि ये दोनों तीनों काम जो है ये मुमकिन नहीं है, इसमें उनकी शमूलियत या उनके मुतालबात मानना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं या आप इस हद तक चले जाएं। मेरा नहीं ख्याल। इन्हें इस वक्त चाहिए, इनकी लीडरशिप को चाहिए, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, खान साहब के बैठे, खान साहब के साथ बैठ के, अगर खान साहब सामने नहीं आते तो इनकी लीडरशिप सामने आए, कौम के सामने कोई वाज़ेह तौर पे कोई बात करें, ताकि ये लॉन्ग मार्च और ये इकोनॉमी, ये जो चीज़ों के हवाले जो इबहम पाए जा रहे हैं
उसमें एक क्लैरिटी आनी चाहिए। जितनी देर तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी, देखें जो मुल्क दुश्मन जो कुफ्ते हैं वो भी इस पे वो फायदा उठाती रहेंगी। ठीक है आजम साहब। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने वजीर आजम के दौरे चीन के हवाले से भी बात की और इस्लामाबाद में होने वाली अहम डेवलपमेंट के ऐलान के हवाले से भी बात की है, और आज जो एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है उसके हवाले से भी बात की है। मैं और मेरी टीम भी दुआगो हैं कि खान साहब की सेहतयाबी के लिए और उनके जितने भी कारकुनान आज जख्मी हुए हैं उनकी सेहतयाबी के लिए अल्लाह उन्हें जल्द सेहत अता फरमाए, आमीन। हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।